सोने में आज भी ऐतिहासिक तेजी। एमसीएक्स पर सोने का भाव पहली बार 1,38,000 रुपए के पार निकला। 1,38,381 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया। सोने में आज भी करीब 1,500 रुपए की मजबूती। आज भी नए शिखर पर चांदी। 2,16,596 के नई ऊंचाई तक पहुंची चांदी। 300 रुपए से ज्यादा का उछाल। वहीं कॉमेक्स पर चांदी $69.70 के पार। कल की शानदार रिकवरी के बाद कच्चे तेल में आज सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। ब्रेंट क्रूड का भाव $62 के करीब, WTI $58 के पास, एमसीएक्स पर भाव 5,250 रुपए के करीब। बेस मेटल्स में चौतरफा खरीदारी। निकेल का भाव 1,410 रुपए के करीब, 2.5% से ज्यादा का उछाल। कॉपर का भाव 1,120 रुपए के ऊपर। जिंक हल्की तेजी के साथ 303 रुपए के करीब कर रहा है कारोबार। मसालों में भी अच्छी तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। धनिया 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। हल्दी में भी 1% की तेजी। जीरा हल्की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। ग्वार में सीमित दायरे में आज कारोबार। ग्वारगम का वायदा 10,400 के पास। ग्वार सीड का वायदा 5,690 रुपए के ऊपर, करीब 0.5% की तेजी। हर रोज की तरह सवाल उठता है कि कितना बड़ा रिस्क यहां से आपके लिए हो गया है। जो चांदी का टॉप बना है, तो क्या ये टॉप पे बना रहेगा यहां से फ्लॉप होने का भी डर है? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। यही हमारे 3 एक्सपर्ट्स हैं जो आज आपको गाइड भी करेंगे। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिंद सर, आपसे शुरुआत करते हैं। चांदी सर जबरदस्त रैली दिख रही है इस साल। घरेलू बाजार में चांदी के दाम 145% तक बढ़ चुके हैं। और कितनी तेजी सर? यही सवाल बार बार पूछते हैं। क्या ये तेजी थमेगी या एक बड़ी गिरावट के लिए इंतजार करते रहें? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी ऊपर है, बट एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि चांदी एक साल पहले जितना अनडिस्कवर्ड था एज अ थीम उतना नहीं है, बट इसका प्रोस्पेक्ट जो है काफी ब्राइट है, क्योंकि 2 बेसिक जो थीम्स है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में। एक तो ऑफ कोर्स आपका गोल्ड जैसा जो डॉलर आपका डिबेसमेंट का हो, डी डॉलराइजेशन का, उसकी वजह से जो एक एलोकेशन हो रहा है टुवर्ड सिल्वर, बट उसका जो मेजर थीम है वो है इंडस्ट्रियल मेटल का। और वहां पे आपका एशियन जो कंट्रीज है वहां उनका जो डिमांड है दैट इज राइजिंग, एंड उनके पास बेसिकली दे आर ट्रीटिंग इट एज अ क्रिटिकल मिनरल। प्लस उसके साथ ईटीएफ का जो बाइंग है वो तो काफी स्ट्रांग है। तो इस सिचुएशन में चांदी में हो सकता है कि आने वाले साल में ये $90 या $100 तक भी जाने का चांसेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा। 10-15% करेक्शन इज क्वाइट नॉर्मल। अक्टूबर में भी वी हैड सीन अ 20% फॉल। तो वैसे करेक्शंस विल हैपन जैसे ही मान लीजिए कोई डॉलर में उछाल आ गया या स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ गया, बट ओवरऑल थीम अभी भी इंटैक्ट है। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 2,10,000 या उसके नीचे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है, $65-66 स्पॉट में। और अपसाइड में अभी इमीडिएट टारगेट है 70 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, बट द मेजर रेजिस्टेंस ऑप्शन जो एनालिसिस हम लोग करते हैं उसके हिसाब से $75 में है। तो $75 आपका एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट है, जो करीब 2,26,000 या 2,30,000 के आसपास आता है ऑन एमसीएक्स। 20,000 2,30,000 तक के भी भाव आपको दिख रहे हैं। मौजूदा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या बन रही? चांदी पे क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश्वम जी। गुड मॉर्निंग। और हम
क्लाइंट्स को ये बोल रहे हैं कि अगर भले ही आप बाय नहीं कर रहे हैं बट शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट काफी क्लाइंट्स जो है वो लास्ट 2 महीने से शॉर्ट कर रहे हैं और वो लोग फंस चुके हैं, क्योंकि रैली जो है वो रुकने का नाम नहीं रही है। बट अगेन ये जो रैली है थोड़ी स्पेकुलेटिव है, बट इट इज ऑल्सो बैक बाय फंडामेंटल्स। और अभी अगर देखें तो सेलर्स काफी कम है, बायर्स जो है वो अगेन दे आर पुशिंग द प्राइसेस। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर एक्सचेंज इंटरवीन कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर मार्जिन बढ़ा देता है या फिर लॉन्ग पोजीशन पे थोड़ा स्ट्रक्चर कम करता है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है 10-15% की। अगेन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, वरना अगर यहाँ के फंडामेंटल्स देखे ओवरऑल सिल्वर के, तो नहीं लग रहा है कि कोई मेजर बड़ी करेक्शन आ सकती है। बट इंट्राडे में भी या कभी कोई भी 10 या 15% की करेक्शन आता है तो हम बाइंग की ही रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर 2,25,000 और 2,50,000 के ऊपर चांदी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो सप्लाई डेफिसिट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2025 से ज्यादा हो सकती है 2026 में, और डिमांड जो है वो भी ज्यादा बढ़ के जा सकती है। आज के दिन सिल्वर मिनी फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में एक बार थोड़ा करेक्शन मिलता है 2,15,000 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 2,16,700 के टारगेट के लिए 2,10,000 का स्टॉप रख सकते हैं। तो यहाँ से भी और भी तेजी आपको दिख रही है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, और आज भी खरीदारी की राय ही दे रहे हैं। ये तो ट्रेड की राय हो गई है, आप सिल्वर मिनी के जरिए ट्रेड करें बेहतर होगा, मार्केट काफी बढ़ चुके हैं। केडिया जी, आप बताइए आपकी राय चांदी को लेकर। नमस्कार। नमस्कार देखिए सर। विजय, मुझे लगता है चांदी ने सबको चौंकाता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में तेजी आएगी, बट हम 1.5 के आसपास है। बट जो हमने 1.70 से लेकर अभी 2.15 की रैली देखी है, ये नॉन स्टॉप रही है। फंडामेंटल्स हम जानते ही हैं, काफी अच्छे फंडामेंटल्स है जो अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके जो स्क्वीज क्रिएट हुआ है। तो मुझे लगता है आगे भी लॉन्ग टर्म ठीक है, एक अच्छी तेजी है। जो ऊपर में इमीडिएट तो $75 पर जाने में 90 भी जाए, लेकिन इमीडिएटली लीनियर वे में नहीं जाएगा। जैसे हमने मार्च में या अक्टूबर में करेक्शन देखा है, तो थोड़े बहुत होते हुए जाएंगे। बट टाइमिंग मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। हाँ, ये ध्यान रखिए, कल और परसों 2 दिन ग्लोबल मार्केट में छुट्टी का माहौल रहेगा। ऐसे समय में जनरली ट्रिगर आउट होता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बट आज प्योरली इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो 2,16,000 का कॉल लीजिए, 15,800 में 15,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20,000 का टारगेट रहेगा। नहीं तो फ्यूचर में अगर आपको लेना है तो थोड़ा वेट कीजिए, 2,14,000 पे लीजिए, 2,12,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट 2,18,000 तक का लग रहा है। तो ये सलाह चांदी को लेकर है, लेकिन आप पोजीशन कैरी ना करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आज के आज ही मुनाफा वसूली करें। कल यूएस में वैसे भी आधे दिन की ट्रेडिंग है, परसों छुट्टी भी है। तो थिन वॉल्यूम वाले ये ट्रेडिंग वीक है, ट्रंकेटेड वीक है, तो यहाँ पर आपको सावधान सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। गोल्ड में भी लगातार अब रैली बनी फिर से शुरू हो गई, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या घरेलू बाजार हो। अनिल सर, क्या हो रहा है गोल्ड में, और कौन कौन से लेवल्स देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, सोना में एक अच्छा प्राइस और टाइम करेक्शन हो चुका है। तो इसके बाद ये एक नया ब्रेकआउट दिया है। और अगर स्पॉट गोल्ड का मैं लेवल्स देखूं तो नेक्स्ट मेजर टारगेट आता है 4850, और उसके बाद 5000 जो साइकोलॉजिकल है। और जिस हिसाब से डी डॉलराइजेशन और करेंसी मतलब डॉलर डिबेसमेंट का जो थीम बन रहा है फॉर 2026, क्योंकि फेड के पास बहुत प्रेशर है फ्रॉम ट्रम्प टू कट रेट्स इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, और ट्रम्प भी चाहते हैं कि इलेक्शन ईयर है तो इसके लिए जितना फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज करके स्पेंडिंग किया जाए तो ये जो सिचुएशन है, ये जो माहौल है वो गोल्ड के लिए कंड्यूसिव है। तो 4850 और 5000, और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है कि बाज़ल 3 का भी एक मेजर चेंज होने जा रहा है फ्रॉम 1 जनवरी। उसके बाद मैं उसका डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बस इतना ही बताऊंगा। उसके कारण हो सकता है जो वेस्टर्न बैंक्स है वो उस हिसाब से डेरिवेटिव में सेलिंग ना कर पाए गोल्ड और सिल्वर, जिसके कारण एक बहुत बड़ा चंक ऑफ सप्लाई जो मार्केट में पहले था तो वो शायद ना रहे। तो डिमांड उस हिसाब से आएगा फिजिकल में, और डेरिवेटिव का सप्लाई अगर नहीं रहा जो लग रहा है तो प्राइसेस कैन जंप सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट ईयर। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जिस पर आपको नजर रखना चाहिए अगर आप गोल्ड में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। तो केडिया जी, आपकी राय गोल्ड को लेकर क्या बन रही है? कौन कौन से लेवल्स आप दे रहे हैं अब आगे? गोल्ड में डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड था। हमने देखा अक्टूबर में प्राइसेस 3880 तक के लो मार दिए थे, जिसके बाद पिछला हाई था 4388 का, वो तोड़ नहीं पा रहा था। काफी बड़ा कंसोलिडेशन हमने पिछले 15-20 दिन में, अभी ब्रेकआउट आया है
जिसके चलते मुझे लगता है कि हायर साइड में 45-50 का लेवल मिल जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये कमोडिटीज मुझे थोड़ा सा रिस्की इसलिए लगता है, जो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हम बोल सकते हैं चल रहा है। हालांकि फंडामेंटल में कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, और मुझे लगता है अगले साल भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव रिटर्न्स बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बट कॉशियस रहकर काम करने की जरूरत है। अगर इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो इंटरडे में मुझे लगता है कि गोल्ड में आप लेके चलिए 1,36,000 का कॉल 1100 रुपए में, 800 के स्टॉप लॉस से 1700 का टारगेट रहेगा। लेकिन फ्यूचर में 1,37,500 पे लेके चलिए, 1,36,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,39,000 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। तो फ्यूचर्स में 1,39,000 और ऑप्शंस के जरिए आपके यहाँ पे खरीदारी की राय दी जा रही है। आप बताइए भाविक, आपके लेवल्स क्या हैं गोल्ड में? देखिए, इंट्राडे की बात करें तो मुझे लग रहा है 1,36,500, 1,36,800 तक के भी दे सकते हैं, बट इंट्राडे 1,35,300 पे मिनी में बाय कर सकते हैं 1,36,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,34,800 का। देखिए, फंडामेंटल्स देखें तो काफी अभी भी स्ट्रांग है, जहां पे वीक इन्फ्लेशन के बाद एक्सपेक्टेड है कि 2 रेट कट आ सकते हैं, और अगर केविन हेसेट मुझे लग रहा है कि फेड के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे तो शायद फेड 4 बार नेक्स्ट ईयर रेट कट कर सकती है। दूसरा, ये जो यूएस और वेनेजुएला का जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रहा है, वो भी अगेन पॉजिटिव है। और तीसरा, अगर देखें तो फेड जो क्यूई नहीं बोल रही है, बट 40 बिलियन के यूएस ट्रेजरीज बाय कर रही है, तो वो लिक्विडिटी मार्केट में डाल रही है, जो कहीं ना कहीं चेंज करेंगे एसेट्स रिटर्न को, और वो पैसा जाएगा गोल्ड सिल्वर इक्विटी मार्केट में। तो सारे फैक्टर्स अभी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, तो अगेन मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट कंसोलिडेशन के बाद का ये जो ब्रेकआउट दिया है, एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर तक हम $4,800 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर राय मिल गई है। बेस मेटल्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है, और क्या ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू होगी, और यहाँ अगला कौन सा मेटल होगा जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए? केडिया जी, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आता है? देखिए, जिस ढंग से जो रैली हमने कॉपर में बनते हुए देखी है, वो और बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि चांदी को रिप्लेस करने वाला कॉपर ही, और जिस ढंग से हम ईवीज की बात कर रहे हैं, सोलार की, सभी जगह पे हम देखें कॉपर का भी यूज केस रहता ही है। तो अभी तक मुझे लगता है 30% की तेजी हमने मई जून के लो से आते हुए देखी है, बट ये रैली और कंटिन्यू रह सकती है। देखिए, इंट्राडे एक अलग पार्ट हो गया कि आप 1122 में लीजिए, 1132 के टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई बड़ी स्टोरी इसमें कॉपर में बनते हुए दिखाई दे रही है, जो एटलीस्ट जनवरी एंड तक भी देखे तो 1200 का लेवल भी इजीली क्रॉस हो जाएगा। इंटरनेशनल में $12,000 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, सप्लाई कंसर्न्स बनी हुई है। चाइना हालांकि कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, बट चाइनीज न्यू ईयर से पहले मुझे लगता है डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगी, जो $12,000 क्रॉस करने पे 12,800 तक का लेवल एलएमई पे और डोमेस्टिक मार्केट पे 1200-1240 तक दिखा सकता है। बाकी इंट्राडे में आज के लिए कॉपर स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस हाई तोड़ने की तैयारी में है, जो 1132 के टारगेट के लिए कॉपर लेके चल सकते हैं। तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर वापस से जा सकते हैं, 1132 के टारगेट के लिए खरीदे, 1116 का स्टॉप लॉस लगा ले। अनिल सर, आपकी राय बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है पूरे मेटल्स पैक में? टॉप पिक रहेगा कॉपर, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट का स्टोरी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर सिल्वर है पूरा बेस मेटल पैक का, तो इसके लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। एक मेजर सपोर्ट बेस बना है 1,015 और आपका 18 के बीच, तो इट कैन बी बॉट विद अ स्टॉप लॉस बिलो 1110। अपसाइड में 1150 का एक लेवल है, उसके बाद 1175। चलिए, कॉपर भी आपको लग रहा है कि कॉपर सबसे ज्यादा यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी मेटल्स को। स्ट्रक्चरल डेफिसिट का मार्केट है कॉपर का। आज अगर किसी को ट्रेड करना हो भाविक जी, तो आज कहाँ पे नजर रखनी चाहिए? आज के लिए टॉप ट्रेड्स क्या हैं बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल्स में मेरे भी जैसे सबने बताया कॉपर ही टॉपिक रहेगी। कॉपर अभी लग रहा है कि किंग है सारे बेस मेटल्स में, और इट विल लीड द पैक। तो 1115 पे बाय कर सकते हैं, 1130 के टारगेट के लिए 1107 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगेन कॉपर ही टॉपिक रहेगी। पिक रही। क्रूड को लेकर एक अपडेट ये भी है कि क्रूड में जो रिकवरी आ रही है उसके पीछे कहा जा रहा है कि यूएस भी चाहता है कि दाम ऊपर जाए, क्योंकि एक तो सऊदी की अगर कमाई बढ़ेगी, सऊदी अगर सॉल्वेंट होगा तो डेफिनेटली जो $1 ट्रिलियन जो यूएस में इन्वेस्टमेंट आएगा वो
उनके प्लान्स पूरे होंगे और दूसरा यूएस खुद भी बड़ा एक्सपोर्टर है तो उनके भी फिस्कल स्थिति वहां पर सुधरेगी। ये एक उनका गणित हो सकता है, भले कंज्यूमर पे थोड़ा बोझ बढ़े। क्या लग रहा है सर, क्रूड में जो रिकवरी देख रहे हैं और जिस तरह के तनाव बढ़े हैं वेनेजुएला के साथ, क्या लग रहा है क्रूड की कहानी क्या कह रही है? क्या आगे कुछ बड़ी रिकवरी भी दिख सकती है क्या अनिल सर? क्रूड में एक्चुअली अभी तक जो फंडामेंटल थीम है वो बेरिश है, बट ये एक सरप्राइज पैकेज बन सकता है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट काफी बेरिश है। ये एक कमोडिटी पे ऑलमोस्ट कंसेंसस इज एक्सट्रीमली बेरिश और फंडामेंटल्स को भी देखे देयर इज नो स्कोप कि क्योंकि नॉन ओपेक जो सप्लाई है, मतलब जो सप्लाई ग्रोथ एस्टिमेटेड है फॉर नेक्स्ट ईयर वो काफी है टोटल ग्लोबल डिमांड ग्रोथ को मीट करने के लिए। 1 मिलियन बैरल के आसपास डिमांड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। तो ये सिचुएशन में ऑफ कोर्स क्रूड का अपसाइड लुक्स कंस्ट्रेंट, बट एज आई सेड सेंटिमेंटली अगर इस मार्केट को अप्रोच किया जाए तो एक कॉन्ट्रेरियन बेट ये बन सकता है 2026 में। शॉर्ट टर्म के लिए 53-50 तक जाने का चांसेस है एक हफ्ते के अंदर। तो अपसाइड, बट 53-50 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब $59 ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। तो वहां पे फिर सेलिंग किया जा सकता है। देख रहे हैं इस मार्केट को, क्रूड में क्या कुछ रिकवरी के साइन आपको और दिख रहे हैं यहां से? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में था, वहां से कुछ रिकवरी आई भी है। आगे और कुछ बड़ी रिकवरी की उम्मीद लग रही है या ओवर सप्लाइड है, डिमांड उस तरह की नहीं है, वो फैक्टर ही ज्यादा प्ले आउट होगा यहां पे? केडिया जी, आपसे मेरा सवाल था। देखिए, कच्चे तेल में हमने 2025 में 17% का फॉल देखा। ये क्लियर है कि हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है और अभी भी जो आउटलुक आप देखोगे 2026 का सप्लाई काफी है। बिल्कुल यूएस और मिडिल ईस्ट कतई नहीं चाहेगा कि कच्चा तेल $60 के नीचे ब्रेंट जाए। तो हम बार बार देख भी रहे हैं कि 60 के नीचे जाता जरूर है पर सस्टेन नहीं कर पाता। तो 2026 के लिए मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर तक की अगर बात करते हैं तो आई डोंट थिंक ये प्राइसेस में कोई बड़ा ऐसा जंप आएगा या बड़ा फॉल आएगा। मार्केट नीचे में $57-58, ऊपर में 65-66 के बीच में रहेगा। बट यस, क्रूड दो धारी तलवार है। अगर इकोनॉमी को बढ़ना है तो क्रूड के कंजम्पशन भी बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है Q2 कैलेंडर ईयर अगर हम 2026 की बात करें, वहां से मुझे लगता है कच्चे तेल में वापस एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा जो 70-72 का लेवल आराम से क्रॉस कर पा जाएगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस दायरे में ही है। काफी समय से हम देख रहे हैं 5000 के नीचे M6 पे नहीं जा पा रहा है, 5400 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आज की अगर बात करें तो 5200 का कॉल लीजिए, 150 में 250 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर पे अगर आप कर रहे हो तो सिमिलरली 52-52-20 पे लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा 5300 का फ्यूचर्स का टारगेट है। अदरवाइज 5200 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं। भाविक, आप बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर आपकी कॉल क्या है आज? क्रूड में मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है क्योंकि ये यूएस और वेनेजुएला के टेंशन है, प्लस यूक्रेन जो है वो रशिया के ऑयल डिपो पे लगातार अटैक कर रहा है जिसकी वजह से भी थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आज के दिन मुझे लग रहा है 5200 पे बाय कर सकते हैं। 5270 के टारगेट के लिए 5150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कच्चे तेल में अगर सॉरी नेचुरल गैस में हम देखें तो अभी के लिए फोरकास्ट अगर देखें नेक्स्ट 10 दिन का तो थोड़ा ठंड से कम है और नॉर्मल टेम्परेचर है जिसकी वजह से डिमांड शायद ज्यादा नेचुरल गैस में न दिखने को मिल सके। बट आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ा फैक्टर इन कर चुका है। कल हमने एक रिकवरी देखी थी लास्ट के इवनिंग सेशन में एक बड़ी फॉल के बाद। आज के दिन लग रहा है थोड़ी रिकवरी जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो 355 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। 17 पे कर सकते हैं 21 के टारगेट के लिए और 15 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी को लेकर आपकी राय आ गई है। एक और खबर है, वो है कोल सेक्टर को लेकर अपडेट आ रहा है कि भारत का थर्मल कोल इंपोर्ट कम हुआ है। अप्रैल से नवंबर के दौरान के जो नंबर आ रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% कम होते दिख रहे हैं और इंडोनेशिया से जो शिपमेंट है वो 10% तक कम हुआ है। इस पर और डिटेल्स में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेष्टा मुखर्जी सिन्हा हैं, GM हैं बिगमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया नेष्टा मैम, आपने वक्त निकाला है। शुरुआत हम करेंगे, जो ये कोल इंपोर्ट के जो नंबर आए हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रैल से नवंबर के बीच में 4% कम दिख रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या पावर सेक्टर की डिमांड देश में कम हुई है क्या? नमस्कार विशु मोहन जी। जी हाँ, बिगमेंट के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान भारत का जो थर्मल कोयला का आयात था वो सालाना 4% घटकर 112 मिलियन टन रहा।
और इस दौरान भारत की ऊर्जा खपत भी लंबे मानसून अवधि और अपेक्षाकृत ठंडे तापमान के कारण सालाना आधार पर घटी हुई रही। इसके अलावा बिजली संयंत्रों में भी ऊंचे कोयला भंडार के चलते आयात की जो मांग थी वो सीमित रही। ओके निष्ठा जी, एक और सवाल मेरा ये है कि जो भारत का जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है वो अभी भी हायर लेवल पे दिख रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। क्या ये जो करंट प्रोडक्शन लेवल है और इन्वेंट्री का लेवल है जो पावर प्लांट्स के पास, वो क्या ये उस वजह से इस तरह के नंबर दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एलिवेटेड नंबर्स है, इस वजह से इंपोर्ट के नंबर म्यूटेड आ रहे हैं? वर्ष 2024-25 में भारत के जो देश भर में कोयला उत्पादन रहा वो 1 बिलियन टन का मार्क या आंकड़ा पार कर चुका था। वहीं इस वित्त वर्ष के लिए भारत का कोयला उत्पादन का लक्ष्य लगभग 1.16 बिलियन टन निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करें तो 30 नवंबर तक थर्मल कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र हैं उनमें कोयला भंडार सालाना आधार पर 34% अधिक था। ये कुछ और मुख्य कारण थे जिनकी वजह से आयात में गिरावट दर्ज की गई है इस साल। और इसी पीरियड की मैं बात कर लेता हूं, अप्रैल नवंबर पीरियड की ही निष्ठा जी, जिसमें जो भारत का कोल फायर्ड पावर जनरेशन है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, जबकि रिन्यूएबल को देखिए, हाइड्रो पावर को देखिए, इसके उत्पादन शार्पली यहां पर इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इस फ्रंट पर क्या अपडेट है और क्या की ड्राइवर थे इसके पीछे? जो पावर जनरेशन जब मिक्स है उसमें बदलाव दिख रहा है, क्या कुछ नए शिफ्ट, कुछ नए ट्रेंड आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अप्रैल से नवंबर के दौरान अगर हम बात करें तो भारत का जो कोयला आधारित बिजली उत्पादन है उसमें गिरावट देखी गई है। सालाना आधार पर अगर मैं बात करूं तो 5.5% तक घटा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो उसका उत्पादन 22% तक साल दर साल बढ़ा हुआ था। और इसमें अगर हम बात करें भारत का जो बिजली उत्पादन में कोयला की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 5% घटी हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सोलर और हाइड्रो पावर से अधिक उत्पादन के चलते नवीकरणीय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ी है। एक और चीज, कोयला पर निर्भरता से कमी के प्रमुख कारणों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है। विशेष रूप से समय से पहले और लंबे मानसून के कारण भी कूलिंग के लिए भी जो बिजली में मांग की कमी जो शामिल हुई है, तो ये सारे फैक्टर भी थे जिनके चलते हमें लगा कि इस वर्ष जो आयात है थर्मल कोल का भारत में वो कम हुआ है। ये कुछ अपडेट्स है, ये कुछ नंबर है जो कोयला को लेकर है, थर्मल पावर सेक्टर को लेकर कुछ नए अपडेट है जो पावर जनरेशन को लेकर किस तरह से ट्रेंड में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को जो क्या इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है इस पर आपने अपडेट दिया। चलिए वापस से